हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आयुष पांडे। तो इस वीडियो में हम जो हमारा एएनएस का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट पॉइजनिंग। अगर एएनएस से क्वेश्चन आएगा तो 90% चांसेस होते हैं कि अगर एएनएस से मान लो 2 या 3 क्वेश्चन आने हैं तो एक क्वेश्चन ऑर्गेनोफॉस्फेट या कार्बामेट पॉइजनिंग पे जरूर होगा। ये 100% चांस है कि ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट पे एक क्वेश्चन जरूर होगा। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट क्या होते हैं। ये एंटी कोलिनेस्ट्रेज होते हैं। ये दोनों होते हैं एंटी कोलिनेस्ट्रेज। अब एंटी कोलिनेस्ट्रेज का क्या मतलब है? देखो, कोलिनेस्ट्रेज क्या होता है? कोलिनेस्ट्रेज होता है एक एंजाइम जो क्या करता है, जो डिग्रेड करता है। किसे डिग्रेड करता है? एसिटाइल कोलिन को डिग्रेड करता है। एसिटाइल कोलिन का एक्शन क्या होता है? एसिटाइल कोलिन आपके एन और एम रिसेप्टर पे एक्ट कर रहा था, है ना, पैरासिम्पथेटिक सिस्टम में। और जितने भी पैरासिम्पथेटिक इफेक्ट्स थे वो सब आ रहे थे, है ना। तो जो कोलिनेस्टरेज एंजाइम है, ये एसिटाइल कोलिन का एक तरह से आप मान लो उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करके रखता है कि उसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए, इसलिए वो उसे टाइम टू टाइम डिग्रेड करता रहता है ताकि एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ना हो जाए और पेशेंट को पैरासिम्पथेटिक सिम्टम्स सारे ना आने लगे। तो अब ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट होते हैं एंटी कोलिनेस्टरेज, है ना। ये एंटी कोलिनेस्टरेज। तो इन्होंने क्या किया, जो कोलिनेस्टरेज एंजाइम था जो कि एसिटाइल कोलिन को तोड़ रहा था, उसको बंद कर दिया। तो जो एसिटाइल कोलिन है उसका डिग्रेडेशन नहीं होगा और उसकी एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक्टिविटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो जो पेशेंट होंगे उन्हें क्या सिम्टम आएंगे? उन्हें ऑब्वियसली वो सारे सिम्टम्स आएंगे जो कि मस्क्यूलिनिक रिसेप्टर का जब एक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब आते हैं, या फिर पैरासिम्पथेटिक सिम्टम्स आएंगे। तो यहाँ पे देखो, पहले वही लिखा है कि ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट देखो क्या होते हैं, इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज होते हैं। ठीक है। दे आर व्हाट? दे आर एंजाइम इनहिबिटर्स। देखो, इरिवर्सिबल मतलब है कि ये रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, उसकी जो एक्टिव साइट होती है वहां नहीं, कहीं और साइट पे बाइंड करेंगे। तो ये तो इरिवर्सिबल हो गए। कुछ रिवर्सिबल भी होते हैं। रिवर्सिबल होते हैं जैसे फाइजोस्टिग्मीन, है ना, पाइरिडोस्टिग्मीन, नियोस्टिग्मीन, ये सब, है ना। तो जो पाइरिडोस्टिग्मीन, नियोस्टिग्मीन होते हैं, ये सारे अमीन्स होते हैं, तो ये क्वाटरनरी अमाइन होते हैं। फाइजोस्टिग्मीन हो गया, एक टर्शरी अमाइन होता है। ये सारे रिवर्सिबल है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि शायद मैं भूल गया था पिछली बार बताना। तो ये रिवर्सिबल के एग्जांपल्स हैं। और आप इतना याद रखो कि जो नियोस्टिग्मीन है वो एंटीडोट होता है किस चीज में? स्नेक बाइट में। क्योंकि नियोस्टिग्मीन क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी बढ़ाएगा ना, क्योंकि एंटीकोलिन एस्ट्रेज है। और स्नेक बाइट में क्या होता है कि ये शायद, ये स्नेक बाइट में ऐसा बोलते हैं, हालांकि मैंने अभी डिटेल में नहीं पढ़ा है क्योंकि ये सब मेडिसिन और इन सब के टॉपिक में भी आता है। फार्मा में तो बस इंट्रोडक्टरी बताया जाता है कि ये निकोटिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। तो इसलिए एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी हमें बढ़ानी होती है ताकि निकोटिनिक रिसेप्टर से ब्लॉक हट जाए, क्योंकि ये रिवर्सिबल है ना। और रिवर्सिबल में तो वो एक्टिव साइट पे बाइंड करता है, तो वो कॉम्पिटिटिव है। ठीक। अब ऑब्वियसली अगर एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा? मायोसिस होगा, है ना, प्यूपिल का साइज छोटा होगा। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि वो कौन कौन सी चीजें होती हैं जो कि प्यूपिल में मायोसिस कराती है। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट, कार्बामेट तो हो ही गए। फिनॉल पॉइजनिंग, पॉन्टाइन हेमरेज, ओपियोइड पॉइजनिंग आप याद रखना चाहो रख सकते हो, वरना नहीं है इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में देखो, सबसे पहले यहाँ पे तो यही लिखा है कि ये क्यों होता है, जो मैंने आपको बता दिया। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज होते हैं। और दूसरा, अब ये यहाँ याद रखो, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आर लिपिड सॉल्युबल, so they can be absorbed on the skin। अच्छा, ऑर्गेनोफॉस्फेट और जो कार्बामेट कंपाउंड्स होते हैं ये एक्चुअल में होते कहाँ हैं? लोगों को इनकी पॉइजनिंग होती कैसे है? ये सवाल तो आना चाहिए ना दिमाग में। तो देखो, ये जो कंपाउंड्स होते हैं, ये जो फर्टिलाइजर होते हैं, है ना, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब होते हैं, उनमें प्रेजेंट होते हैं। तो जो फार्मर्स होते हैं वो जब इनका यूज करते हैं तो उनकी स्किन के कांटेक्ट में केमिकल्स आते हैं, वहां से एब्जॉर्ब हो सकते हैं, या फिर, है ना, कभी गलती से इनहेल कर लिया, या बिना हाथ धोए खाना खा लिया। ये सब मतलब, ये कुछ सोर्सेज हैं। या फिर स्किन कांटेक्ट जैसे इनहेलेशनल, वहां से ये इनके कांटेक्ट में आते हैं। तो इनके एग्जांपल्स क्या हो गए? जैसे मेलाथायोन, पैराथायोन, डाइफ्लोस, डायजोसिन, तबून, सरीन, सोमन, ये इनके एग्जांपल्स हैं। तो फार्मर्स टेक ऑर्गेनोफॉस्फेट्स टू किल इंसेक्ट्स। ठीक है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स। समटाइम्स दे कैन बी यूज्ड फॉर कंज्यूम, committing suicides by consuming these organophosphate compounds।
अब देखो, अगर फार्मर को पता है कि ये बॉडी के लिए हार्मफुल है और उसका मेंटल स्टेट वैसा है, सुसाइडल टेंडेंसीज हैं, तो हो सकता है कि वो इसको यूज करके सुसाइड भी कर सके। ओके। तो अब मैंने बताया कि एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी बढ़ेगी, तो उससे पैरासिम्पथेटिक सिम्टम्स आएंगे, है ना। क्या होंगे वो पैरासिम्पथेटिक सिम्टम्स? उसका निमोनिक होता है डंबल। क्या है डंबल? डी इज फॉर डायरिया, यू इज फॉर यूरिनेशन, मतलब डायरिया होगा, एक्सेसिव यूरिनेशन होगा, एम इज फॉर मायोसिस, बी इज फॉर ब्रेडिकार्डिया एंड ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन, ई इज फॉर एमेसिस, एमेसिस यानी उल्टी, वॉमिटिंग, एल इज फॉर लेक्राइमेशन यानी जो लेक्राइमल ग्लैंड होता है, यानी जो टीयर प्रोड्यूस करता है, तो टीयर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, सेलाइवेशन बढ़ जाएगी। ठीक है। ये जो भी लिखा है, मुझे तो आज तक पता नहीं चला क्यों लिखा है, तो इसीलिए यहाँ पे क्यों लिखा है, इसलिए इसे मैं लीव कर रहा हूँ। ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया ऑर्गेनोफॉस्फेट का जो कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे एक्ट करते हैं, और सिम्टम्स क्या आते हैं, सिम्टम्स क्या थे, डंबल। ठीक है, अब मैनेजमेंट कैसे करेंगे? ऑब्वियसली जब पेशेंट आएंगे तो हो सकता है कि या हो सकता है कि वो, क्योंकि ब्रेडिकार्डिया हो रहा है तो हाइपोटेंशन भी होगा, तो हो सकता है वो अनकॉन्शियस स्टेट में आए, है ना। या फिर हो सकता है प्रोलॉन्ग्ड है तो डायरिया है, डायरिया हो रहा है ना, एक्सेसिव यूरिनेशन हो रहा है, तो हो सकता है वो थोड़ा हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन में आए। या फिर ये मान के चलो कि मोस्ट प्रोबेबली अनकॉन्शियस ही आएंगे, तो हम कैसे वो करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे? तो सबसे पहला फॉरमोस्ट तो आता है एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। कि हम देखेंगे पेशेंट के एयरवे पेटेंट हैं कि नहीं, नहीं है तो हम ऑक्सीजन सप्लाई मेंटेन रखेंगे, है ना। सर्कुलेशन में देखेंगे कि पेशेंट शॉक की कंडीशन में नहीं तो है तो नहीं, अगर शॉक की कंडीशन में है तो क्या करेंगे, फ्लूइड्स देंगे, ड्रिप चढ़ाएंगे। फिर गैस्ट्रिक लवाज करेंगे, ताकि जितना भी पॉइजन अभी गैस्ट्रिक फ्लूइड में प्रेजेंट है वो ड्रेन कर सकें, ताकि और फर्दर पॉइजनिंग ना हो। ये 6 घंटे तक ही मतलब एप्लीकेबल रहता है। 6 घंटे बाद फिर गैस्ट्रिक एम्पटिंग होके वो सारा जो भी है वो इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है, तो फिर गैस्ट्रिक लेवाज का कोई यूज नहीं होता। वॉश द स्किन। क्यों वॉश द स्किन? ताकि मान लो स्किन के कांटेक्ट से वो कंपाउंड्स जो है वो उसकी बॉडी में एंटर कर रहे हो, तो जो स्किन को वॉश करेंगे ताकि और कंपाउंड एंटर ना करे अगर उसकी स्किन में प्रेजेंट है। ठीक है। अब एंटीडोट क्या होता है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के लिए? एट्रोपिन। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनोफॉस्फेट ने एसीएच की एक्टिविटी बढ़ाई। एसीएच क्या कर रहा है, मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर पे एक्ट कर रहा है ना। तो अगर हम मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर ही ब्लॉक कर दें तो एट्रोपिन एक्ट ही नहीं कर पाएगा, और इस हिसाब से जो एसिटाइल कोलिन है उसका एक्शन ही नहीं दिखेगा, है ना। तो इसीलिए एट्रोपिन दिया जाता है, क्योंकि वो ब्लॉक कर देता है मस्क्यूरेनिक एक्टिविटी। ठीक है। अच्छा, साइंस क्या होंगे? हमने एट्रोपिन दिया तो हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट पे वो वर्क कर रहा है कि नहीं? तो ऑब्वियसली पहला क्या होगा, प्यूपिल में मायोसिस हो रही थी तो मिड्रियासिस होने लगेगी, हार्ट रेट बढ़ेगा, सिक्रीशंस कम होंगी, यानी लेक्राइमेशन, सेलाइवेशन, ये सारी सिक्रीशंस कम होंगी। ठीक है। यहाँ पे एक चीज लिखी गई है कि डू नॉट कंफ्यूज ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग विद ऑर्गेनोक्लोराइड पॉइजनिंग। ऑर्गेनोक्लोराइड पॉइजनिंग एग्जैक्टली तो हमें कहीं पढ़ाई नहीं गई है फार्मा में, बट ये भी कुछ कंपाउंड्स की पॉइजनिंग से होती है, और इसमें क्या होता है कि इसका कोई स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं होता। इसमें जो भी पेशेंट्स को सिम्टम्स आ रहे होते हैं उसके हिसाब से ही पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें कोई एंटीडोट नहीं होता। ठीक है। तो पहला तो हमने देख लिया कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में एंटीडोट कौन है, एट्रोपिन। दूसरा हम और क्या दे सकते हैं, हम दे सकते हैं एंजाइम रीएक्टिवेटर्स, यानी जो कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम है उसको रीएक्टिवेट कैसे किया जाए। अब देखो यहाँ पे जो भी वो मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया है वो मैं भी करूंगा, तब तक पहले एग्जांपल्स देख लो क्या है, जैसे पेरिलिडॉक्साइन, डायएसिटाइल मोनोऑक्साइम, है ना। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ हो क्या रहा है। देखो, जो कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। मतलब यहाँ से समझ आ रहा है कि इसके पास दो साइट हैं, एक ये, दूसरी ये। तो एक होती है इसकी ए साइट, एनाइनिक साइट, ई से होती है एस्टरिक साइट। तो जो आपके ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड है वो इसकी एस्टरिक साइट पे बाइंड करके इस एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं। और नॉर्मली जो एसिटाइल कोलिन होता है, अगर ये एंजाइम उसे डिग्रेड करना चाहता है तो एसिटाइल कोलिन को इसके दोनों रिसेप्टर पे बाइंड करना पड़ता है, तभी एसिटाइल कोलिन डिग्रेड हो। अब क्योंकि ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स जो हैं उन्होंने एस्ट्रिक साइट तो ब्लॉक कर दिया है, तो एसिटाइल कोलिन ऐसा तो है नहीं कि अब सिर्फ ए साइट पे बाइंड करेगा, ई पे नहीं करेगा। वो तो ऑब्वियसली नेचुरल है कि दोनों पे ही बाइंड करेगा, लेकिन अब क्योंकि एक ब्लॉक हो चुकी है तो वो बाइंड ही नहीं करेगा। तो कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम की एक्टिविटी भी खत्म हो गई और एसिटाइल कोलिन डिग्रेड भी नहीं हुआ, और उसने अपना एक्शन दिखाया। ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने इसमें दिया ऑक्साइन्स।
जैसे डायएसिटाइल मोनोऑक्साइड्स। क्यों? जैसे ये ई साइट था, यहाँ पे ऑर्गेनोफॉस्फेट बाइंड करा हुआ है, हमने ऑक्साइम दिया। ऑक्साइम क्या करता है, वो पहले जाके ए साइट पे बाइंड करता है। तो ऑक्साइम यहाँ पे बाइंड किया, ठीक है। अब वो क्या करेगा, सॉरी, यहाँ पे जो ऑर्गेनोफॉस्फेट है ये उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और फिर बाद में क्या करेगा, जो ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड है उसके साथ इसने बॉन्ड बनाया, और यहाँ से रिलीज हो गया, और ए और ई साइड दोनों वेकेंट हो गई। अब जो एसिटाइल कोलिन है वो यहाँ के बाइंड कर सकता है। तो ये होते हैं एंजाइम रीएक्टिवेटर्स, है ना। और एग्जाम्पल क्या हो गए, जैसे पेरिलिडॉक्साइम, डायएसिटाइल मोनोऑक्साइम, ठीक है। वो यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे एक आता है एजिंग ऑफ एंजाइम्स, है ना, क्या होता है ये। अब देखो, जो पेरिलिडॉक्साइम या डायएसिटाइल मोनोऑक्साइम, ये जितने भी ऑक्साइम्स थे, इनको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर ही दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे अब यहाँ पे जैसे ये एंजाइम था, उसकी ई साइड से ऑर्गेनोफॉस्फेट बाइंड करा हुआ है। तो इनिशियली तो क्या होता है, कुछ टाइम तक ये जो बॉन्ड होता है ये सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये बॉन्ड जो है वो डबल हो जाता है और इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और फिर ऑक्साइम चाह के भी इसे तोड़ नहीं सकता, है ना। तो इसीलिए कुछ टाइम बाद जो कोलिनेस्टरेज एंजाइम है, आ, वो परमानेंटली ही जो ऑर्गेनोफॉस्फेट है उससे बाइंड कर जाता है, और उसकी एक्टिविटी परमानेंटली ही बंद हो जाती है। तो इसीलिए ऑक्साइम भी हमें कुछ टाइम पीरियड में ही देने होते हैं, ठीक है। दूसरा, अब हम बात करते हैं कार्बामेट पॉइजनिंग की। कार्बामेट्स के एग्जाम्पल क्या हो गए, कार्बारिल, प्रोपोक्सर, ये भी एंटीकोलिनेस्टरेज ही हैं। ड्रग ऑफ चॉइस इनके लिए क्या है, एट्रोपिन, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब देखो इसमें क्या है कि जो कार्बामेट्स होते हैं वो दोनों ए और ई साइड से बाइंड करते हैं। तो अब एसिटाइल कोलिन का कोई चांस ही नहीं है बाइंड करने का, और वो अ, सीधे एम रिसेप्टर पे एक्ट करेगा। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम एट्रोपिन दें और एम को ही ब्लॉक कर दें, है ना। ऑक्साइम क्यों नहीं दे सकते, अच्छा अब ये समझो। अब ऑक्साइम हम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि देखो, अब कार्बामेट ए और ई दोनों से बाइंड कर चुका है। ऑक्साइम आएगा भी तो पहले वो ए से बाइंड करता था, है ना। अब ए भी बाइंड करने के लिए नहीं है, तो ऑक्साइम का भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ऑक्साइम भी किसी यूज के है नहीं। दूसरा ये होगा कि देखो, अब यहाँ पे क्या है कि आ, मान लो 10 एंजाइम है ना, 10 एंजाइम है, जिसमें से 9 को तो कार्बामेट ने ब्लॉक कर रखा है, और एक फ्री है ना, एक कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम फ्री है जो कि अपना काम कर रहा है कुछ एसिटाइल कोलिन को डिग्रेड करके। अब मान लो हमने ऑक्साइम दे दिया, अब वो ऑक्साइम क्या करेगा, इन 9 से तो बाइंड कर नहीं सकता, लेकिन जो ये एक फ्री था इसके भी वो ए साइड से जाके तो बाइंड करेगा ही ना, वो तो इसकी नेचुरल टेंडेंसी है। तो अब वो इसके भी ए साइड से बाइंड कर गया। अब जो एसिटाइल कोलिन थोड़े बहुत डिग्रेड हो रहे थे, अब वो यहाँ के बाइंड ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसे तो दोनों बाइंड करने के लिए चाहिए। तो अब ना तो, अब जो 9 थे वो तो ब्लॉक थे ही, चलो, जो एक काम कर रहा था वो भी काम नहीं करेगा अगर हमने ऑक्साइम दे दिया, तो इसलिए ऑक्साइम भी नहीं दिया जाता है, ठीक है। यही सब यहाँ लिखा है, आप पढ़ लेना, मैंने एक्सप्लेन कर दिया।